ओके। ओके, अब जो आपका टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, जो मैंने कहा बिलियंस में हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मौजूद हैं। तो इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को डेफिनेटली हम किसी न किसी तरीके से रिप्रेजेंट भी करते होंगे। हमने इनको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ उनके कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे, कोई नेम्स होंगे, कोई शेप्स होंगी, ये सब को भी तो हमने अब लेके चलना है ना। तो अब सबसे पहले क्या आता है, उनके कुछ फार्मूलाज होते हैं, ठीक है। तो वो फार्मूलाज के अब डिफरेंट टाइप हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो डिफरेंट यही है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जो माली ये हैं, क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनके बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, देन इनऑर्गेनिक कंपाउंड की, इसीलिए इनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मूला की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले एक फार्मूला होता है, एक मॉलिक्यूल होता है। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि एक मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला, जैसे कोई भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, मॉलिक्यूल है, जैसे हम कहते हैं कि CH4 एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसके बाद हम कहते हैं कि अब C6H12O6 एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। मैं कहती हूँ C2H6O, ये सब क्या है, ये मॉलिक्यूल्स है। इसको मैं कहती हूँ कि ये मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन है। इसको मैं कहती हूँ कि ये मॉलिक्यूल ऑफ एथेनॉल है। इसको मैं कहती हूँ कि ये मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये मॉलिक्यूल्स हैं। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको हम जिस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम क्या कहते हैं, द एक्चुअल नंबर ऑफ, मैं आसान डेफिनेशन में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, के एक मॉलिक्यूल के अंदर, एक कंपाउंड के अंदर जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, ठीक है। कितने नंबर ऑफ, जैसे इसके अंदर 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, ये इसका क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, टोटल नंबर है। मैं एक और भी, टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, कितने नंबर ऑफ एटम है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एटम, ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज द मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी भी चीज़ का फाइंड करना हो तो उसका एक वो भी होता है, फार्मूला भी होता है, N इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, जो भी है उसका, और एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला मैथ या मॉलिक्यूलर फार्मूला मैथ डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मैथ। ये अब आप आगे पढ़ोगे भी। सबसे पहले आप मॉलिक्यूलर फार्मूला को ध्यान रखो। साथ ही हम इससे कर लेते हैं, एक और होता है, उसको हम कहते हैं जी एम्पेरिकल फार्मूला। ये एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? ये थी जी एग्जैक्ट नंबर ऑफ रेशियो, और ये होती है जी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ये सबसे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होती है कि एक मॉलिक्यूल को हम कितना सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जा सकते हैं। जैसे CH4, अब इसको मैं मज़ीद डिवाइड करूँ तो ये नहीं हो सकता, ये 1:4 इसकी फिक्स रेशियो है, ये इसी में ही रहेगा। लेकिन अगर मैं इसको देखूँ तो क्या मैं इसको मज़ीद डिवाइड कर सकती हूँ? क्या ये किसी एक टेबल पर जा सकते हैं? तो 2 1 2 2 2 4 और 2 3 6, तो मैं ये CHO इसका CH3O इसका ये बन जाएगा वाली एम्पेरिकल फार्मूला। जैसे ग्लूकोज को देखो, इसको मैं लेके जा सकती हूँ कम से कम टेबल पे, ठीक है। तो आप अगर इसको डिवाइड करें तो आप लेके जा सकते हैं। जैसे 6 1 6 6 2 12, तो ये हो सकता है 1:2:1 में। आपने इसकी सिंपलेस्ट रेशो निकालनी होती है, और जब हम किसी भी मॉलिक्यूल की सबसे सिंपलेस्ट रेशो लेकर आते हैं, उसको हम कहते होते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। जैसे C6H6 होता है, ये हो जाता है 3 1 3 2 6 3 2 6 2 1 2 2 3 1:1 आ सकता है। तो हम इसको लिखते होते हैं CH। अगर CH लिखा होता है तो हमें पता चल जाता है कि ये एम्पेरिकल फार्मूला लिखा हुआ है किसका, बेंजीन का, ठीक है। ये एम्पेरिकल फार्मूला लिखा हुआ है जी एथेनॉल का। ये एम्पेरिकल फार्मूला लिखा हुआ है जी ग्लूकोज का। तो एम्पेरिकल फार्मूला होती है जी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। आपने सिंपलेस्ट रेशो में उसको लेकर आना होता है, ठीक है। अब बुक में भी देख लेते हैं कि बुक वाला क्या कहता है, कोई चीज़ पॉइंट मिस हुआ तो आगे चलते हैं। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, अपनी आसानी के लिए साइंटिस्ट थॉट टू यूज
स्पेसिफिक सिंबल टू रिप्रेजेंट एलिमेंट एंड कंपाउंड। कोई भी एलिमेंट और कोई भी कंपाउंड उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल्स को यूज़ किया, ठीक है। सच सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, अब मालिक्यूल की ये सिंबल्स को मिला के मालिक्यूल बनते हैं, तो सच सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है उसको हम केमिकल फार्मूला कहते हैं। केमिकल फार्मूला टेक प्लेस इन लेबोरेटरी कैन शो द हेल्प ऑफ केमिकल फार्मूलेट नोटबुक। आप ताकि आप ये क्यों बनाएंगे, ताकि आप किसी भी केमिकल का नाम नोटबुक पे या बोर्ड पे या अपने पास कहीं पे आसानी से लिख सको, उसको समझ सको, आपकी कन्वीनियंस के लिए ये बनाए गए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा था सच रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल फार्मूला विद द हेल्प ऑफ केमिकल फार्मूलेट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन। अब जब ये पूरे फार्मूलाज को एक दूसरे के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है तो पूरी एक केमिकल इक्वेशन बनती है। ये नहीं आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन याद करनी है। मॉलिक्यूलर फार्मूला शो द टाइप ऑफ एटम ऑफ एन एक्चुअल होल नंबर रेशो बिटवीन द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक्चुअल होल नंबर रेशो, टोटल कितने कितने मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। जैसे अगर आप यहाँ पर आके देखो तो एथेनॉल का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H2O है। एथेनोइक एसिड का C2H4O2 है, मीन इसके अंदर 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन है। बेंजीन के अंदर C6 है, H6 है, ठीक है। इथाइन के अंदर C2H2 है। ये इनके क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूले हैं। उसके बाद अगर हम एम्पेरिकल फार्मूला को देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में है सेम और डिफरेंट रेशियो बिटवीन द एटम इन देयर मॉलिक्यूल। सेम रेशियो जैसे C6H6 इसकी रेशियो सेम है, सेम रेशियो है ना, लेकिन यहाँ पे देखो इसकी रेशियो डिफरेंट है। ये 1:2 बन जाएगा, ठीक है। 2 1 2 2 4 ओके ना, 1:2, तो मीन्स यहाँ पर रेशियो अलग है, ठीक है। यहाँ पे देखो कि इसकी 2 कार्बन यूज़ हो रहे हैं तो उसकी इस पर 6 हाइड्रोजन यूज़ हो रहे हैं और 1 ऑक्सीजन, तो रेशियोज डिफरेंट होती हैं, तो डिफरेंट रेशियो पाई जाती है मॉलिक्यूलर फार्मूलेट में। सम molecule like ethine have the same number of atom with other like the इथेन हैव डिफरेंट एटम। जैसे मैंने बताया कि बेंजीन का सेम है लेकिन इथीन का डिफरेंट है। तो एम्पिरिकल फार्मूला इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच शो द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ये क्या है, दी एक्चुअल होल नंबर रेशियो, ये क्या है, दी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है कि आप इनको डिवाइड कर करके कितनी सिंपल रेशियो में ला सकते हो। जैसे कि वो यहाँ पर आपको बता रहा है, वो कहता है कि एथेनॉल की एम्पिरिकल फार्मूला है C2H6O, मीन्स के टोटल 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। और यहाँ पर जब इसका एम्पिरिकल फार्मूला हमने निकाला तो इसका उसने एम्पिरिकल फार्मूला ये ही बताया, क्योंकि मज़ीद सिंपली डिवाइड नहीं हो सकता। एथेनोइक एसिड को देखो तो C2H4O2, ये दोनों एक ही टेबल पर जा सकते हैं, 2 1 2 2 2 4, ठीक है, और 2 1 2, तो ये जो सेम टेबल जिन पे सब पे सेम टेबल जाए वो, ठीक है, ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला। ग्लूकोज का देखो, ग्लूकोज पे भी 2 के लेकर के थी, इसका एम्पेरिकल फार्मूला इसमें भी जा सकता है जब दोनों साइडों पे सेम टेबल जा रहा हो, ठीक है। एम्पेरिकल फार्मूला में भी मैग्नीट्यूड ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जैसे कहते हैं फॉर एग्जांपल बोथ ग्लूकोज और एथेनॉइक का सेम एम्पेरिकल फार्मूला है। कहाँ है जी एथेनॉइक का, इनका एम्पेरिकल फार्मूला सेम है, सो इट कंफ्यूज अस टू डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लूकोज एंड एथेनॉइक एसिड। सिमिलरली सम कंपाउंड हैव सेम एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला लाइक C12H22O11। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला दोनों सेम है, ठीक है। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फार्मूला सेम होते हैं, जैसे वाटर का हो गया, इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला सेम होते हैं, ठीक है। उनमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा होता। जैसे इथाइन का, जहाँ पे उसने बताया कि इथाइन का एक नंबर का एटम होता है तो उसका एम्पेरिकल फार्मूला केमिकल फार्मूला सेम होगा। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो 2 अलग कंपाउंड होते हैं और उनका भी एम्पेरिकल फार्मूला सेम आ जाता है। तो फिर क्या होता है, अगर 2 कंपाउंड लिखे हुए हैं ना और उनका एम्पेरिकल फार्मूला सेम है, तो आप क्या करोगे, आप एक फार्मूला, ये जिससे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करते हैं, मैंने आपको फार्मूला बताया, वहाँ पे बुक पे गिवन नहीं है आपकी, ये गिवन है लेकिन ये इक्वेशन में देखो, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास, ये वाला अगर आपको कहीं पे, अभी हम ये क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ आएगी। अगर कहीं पे आपको एम्पेरिकल फार्मूला गिवन है और वो 2 कंपाउंड का सेम है, आपको नहीं पता कि ये कौन सा कंपाउंड है, तो आप क्या करते हो, आप मॉलिक्यूलर फार्मूला वाला फार्मूला N मॉलिक्यूलर मास ओवर एम्पिरिकल मास वाला फार्मूला लगाते हो और आपको पता चल जाता है। टोटल एक्चुअल नंबर ऑफ एटम आ जाते हैं तो आपको एक्चुअल नंबर ऑफ एटम आने के बाद पता चल जाता है कि ये कौन सा फार्मूला है, ठीक है। अभी 2 इक्वेशन हैं ना, एग्जाम्पल आपको इससे समझ आ जाएगी। अगर नहीं समझ आती है तो फिर भी मैं समझा देती हूँ। अब देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड
हैज़ द परसेंटेज इन द कंपाउंड। अब उन्होंने आपको परसेंटेज दे दी है। एक बात याद रखना, परसेंटेज का किसी भी एलिमेंट की जो परसेंटेज होती है वो उसका मास ही होती है, उसके मास के ही बराबर होती है। तो यहाँ पर इस परसेंटेज को हम मैस लेंगे, मैस इन ग्राम कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब वो कहते हैं कैलकुलेट द मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। अगर यहाँ पर अब भी पुराने फार्मूला अगर आपको स्टैचूमेट्री वाली चीज़ें सब याद हो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं समझो मैस इन ग्राम पता चल गया, मैस इन ग्राम पता चल गया। तो हम इसे नंबर ऑफ़ मोल्स निकालेंगे ना पहले, तो पहले नंबर ऑफ़ मोल्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि कार्बन की परसेंटेज है 38.4, हाइड्रोजन की परसेंटेज है 4.8 और क्लोरीन की परसेंटेज है 56.8। अब कार्बन का सिंपली देखो फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का इज इक्वल टू मैस इन ग्राम इनटू मोलर मैस। तो सबसे पहले मोलर मैस निकाल लेते हैं। तो ये तो सिर्फ एटम्स हैं, तो इनके एटॉमिक मैसेस लिखते जाएंगे, इनके एटॉमिक मैस लिखते जाएंगे, वो इनकी मोलर मैस होंगे, ठीक है। मैस इन ग्राम पहले मैं कार्बन का अगर निकालती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स कार्बन लिख दिया मैंने, ठीक है। ये नंबर ऑफ मोल्स में किसकी निकाल रही हूँ, नंबर ऑफ मोल्स निकाल रही हूँ मैं कार्बन के। तो कार्बन का कितना गिवन है जी, 38.4 गिवन है। डिवाइडेड बाई कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, इनको डिवाइड करेंगे ये 3.2 आ जाएगा। इसी तरीके से हाइड्रोजन पे आ जाता है, हाइड्रोजन की कितनी परसेंटेज गिवन है जी 4.8, इसका एटॉमिक मास कितना होता है 1, डिवाइड करेंगे तो ये तो 4.8 ही आ जाएगा। आगे दी हुई है क्लोरीन 56.8 गिवन है, क्लोरीन का होता है कितना है 35.5 होता है इसका एटॉमिक मास, एटॉमिक मास पे डिवाइड करेंगे ये 1.6 आ जाएगा। अब हमारे पास आंसर कैसे आ गए हैं जी, 3.2, 4.8 और 1.6 आ गए हैं जी, नंबर ऑफ मोल्स हैं इनके। अब इन नंबर ऑफ मोल्स में जो सबसे ज़्यादा कम नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू आई है, ठीक है, सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स को उसके आए हैं, क्योंकि उन्होंने हमें कहा ना कैलकुलेट द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, उन्होंने सिर्फ हमें परसेंटेज दे दिए गए है, कार्बन इतने परसेंट है, हाइड्रोजन इतने परसेंट है, क्लोरीन इतने परसेंट है, हमें इसका एम्पेरिकल फार्मूला बताओ। तो सबसे पहले जब मैस इन ग्राम पता चल गया तो नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद आप देखोगे सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स किसके आ रहे हैं, यानी क्लोरीन के 1.6 सबसे कम है, ये सबसे कम है ना। तो अब आप इन सब को 1.6 पे डिवाइड करोगे, जैसे होते मैंने आपको कराया हुआ है 3.2 डिवाइडेड बाय 1.6, सिमिलरली 4.8 डिवाइडेड बाय 1.6, आगे आ जाओगे क्या था जी 1.6 डिवाइडेड बाय 1.6 करोगे तो ये आ जाएगा 1.6 और इसको डिवाइड करोगे ये आ जाएगा 3, इसको करोगे आ जाएगा 2। तो मीन्स अब आप फार्मूला लिख सकते हैं। आप कैसे लिखोगे, कार्बन हाइड्रोजन और क्लोरीन, हेडिंग दे दी आपने कार्बन हाइड्रोजन और क्लोरीन की। अब देखो हाइड्रोजन के कितने थे 2, क्लोरीन के कितने हैं 1 और हाइड्रोजन के कितने हैं 3। तो अब ये 2:3:1 मीन्स के आप इसको ऐसे लिखोगे कि ये 2:3:1 के साथ साथ, और ये अब इसका आपके पास आ जाएगा एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है जी। ये तो हो गया अगर परसेंटेज गिवन हो तो एम्पेरिकल फार्मूला कैसे फाइंड करना है। यहाँ पे देखो उन्होंने लिखा है C2H3Cl आया। अब वो कहते हैं अगेन कंपाउंड हैज़ द एम्पेरिकल फार्मूला CH एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला 78 AMU, कैलकुलेट्स इस मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब एक कंपाउंड का उन्होंने आपको बता दिया जी ये एम्पेरिकल फार्मूला है, ये उसने क्या कहा ये एम्पेरिकल फार्मूला गिवन है, हमें इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ। तो हमें तो नहीं पता, बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमें बता दिया है जी मॉलिक्यूलर मैस। मॉलिक्यूलर मैस उसने बताया जी 78 है। अब फार्मूला मुझे पता है, मैंने अभी आपको बताया इज इक्वल टू एन, एन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मैस इनटू एम्पिरिकल मैस। अब एक और बात बताती हूँ, अब मॉलिक्यूलर मैस तो उन्होंने हमें दे दिया, चलो मैं यहाँ लगा देती हूँ, एन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मैस है 78, लेकिन डिवाइडेड बाय तो एम्पेरिकल मैस करना है। तो एम्पेरिकल मैस क्या होता है मैडम, एम्पेरिकल मैस कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालोगे, ये जो गिवन है ना CH, ये CH गिवन है, इसका अब निकालो ना मॉलिक्यूलर मैस। जो देखो जो एटम कंपाउंड गिवन होता है जो उसका मॉलिक्यूलर मैस एम्पेरिकल मैस सेम होता है। अब यहाँ पे CH गिवन है तो आप इसका निकाल लोगे मॉलिक्यूलर मैस, चूँकि उन्होंने दे दिए एक मॉलिक्यूल का मैस कितना है, एम्पेरिकल मैस को जो मॉलिक्यूलर मैस या मोलर मैस वाला फार्मूला होता है उसी से निकालोगे। कार्बन कितना होता है 12 होता है, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है
1 होता है, तो 12 + 1 13, तो मीन्स ये हमारे पास 13 आ गया। तो 13 और इसको जब आप डिवाइड करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6। अब n की वैल्यू हमारे पास आ गई है 6, जो n की वैल्यू आ जाती है आ गई। अब आप क्या करोगे, c और h लिखा हुआ था, इसको ch यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, इसको मल्टीप्लाई बाय 6 कर दोगे, इस सारी को 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे n के साथ, क्योंकि आपने n के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये हो जाएगा C6H6, मीन्स ये जिसका मॉलिक्यूलर मास था, एम्पिरिकल मास का मॉलिक्यूलर मास ये है, ऐसे निकाला जाता है। फार्मूला याद कर लो, मोर मॉलिक्यूलर मास इनटू एम्पिरिकल मास। एम्पिरिकल मास मॉलिक्यूल को देख के निकाल लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास गिवन होगा तो n की वैल्यू निकाल लोगे और फिर उसको n के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर कोई शॉर्टली आपको दे दे तो कहते हैं CH एम्पेरिकल फार्मूला है और n की वैल्यू 6 है, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालो। तो अब आपको n की वैल्यू पता है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके C6H6 निकाल लोगे, ठीक है। अगर तो n की वैल्यू नहीं गिवन होगी तो उन्होंने मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ होगा, मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया हुआ होगा तो डायरेक्ट n की वैल्यू दी हुई होगी। ये तो हमें पता चल गया कि मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर मास और एम्पेरिकल मास क्या होता है। डिफरेंस बहुत बार आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन द एम्पिरिकल मास एंड फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास। तो बेटा मॉलिक्यूलर मास एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है और वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है। अब आता है जी स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है। स्ट्रक्चरल फार्मूला नाम से ही पता चल रहा है, जो स्ट्रक्चर को शो करता है कि किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होगा। अब आपको पता है स्ट्रक्चरल फार्मूला, जो स्ट्रक्चरल फार्मूला को हम कहते हैं क्या, ये है जी अरेंजमेंट ऑफ एटम इन एन एटम, ठीक है। इसको मैं कहती हूँ कि ये क्या होती है, अरेंजमेंट है, कि कैसे कोई अरेंज टोटल नंबर ऑफ एटम अरेंज, बेसिकली हम कहते हैं कि हाउ द टोटल नंबर ऑफ एटम्स आर अरेंज इन अ मॉलिक्यूल। तो हम सिंपली कह देते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, अरेंजमेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स एंड, और क्या है, एंड फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इन अ मॉलिक्यूल, की किसी मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स जो हैं, हमने कहा ये कार्बन 6 हैं, हाइड्रोजन 6 हैं, ठीक है। तो ये आखिर कार्बन 6 हाइड्रोजन 6 कैसे अरेंज हुए हुए हैं, तो ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स की अरेंजमेंट और साथ कोई अगर फंक्शनल ग्रुप लगा है, जैसे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, OH, कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है, ये सब कैसे अरेंज हुए हुए हैं किसी एटम के अंदर, वो उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है। स्ट्रक्चरल फार्मूला की जी टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं जी कॉन्डेंस्ड फार्मूला। कॉन्डेंस्ड है मीन्स इसमें मॉलिक्यूल्स को जोड़ के लिखा हुआ होता है। जोड़ के कैसे लिखा हुआ होता है, कोई ब्रांच नहीं शो कर रहे होते हैं हम कोई जो है वो उसमें बॉन्डिंग नहीं शो कर रहे होते, हम सिर्फ एटम्स को जोड़ के लिख देते हैं। जैसे मैं लिख देती हूँ CH3OH, ये अब कॉन्डेंस करके मैंने लिख दिया। जैसे मैं लिख देती हूँ CH3C डबल बॉन्ड OH, जैसे मैं लिख देती हूँ CH3CH2OH, ठीक है। जैसे मैं लिख देती हूँ CH3CH2CH2CH2CH3, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख देती हूँ और इससे भी एक कॉन्डेंस फॉर्म है, कैसे, CH3 × CH2, 1 2 3 3 × CH3। क्या इसमें हम कैसे लिखते होते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स सेम रिपीट हो रहे होते हैं उनको हम इकट्ठा ऐसे, जैसे CH2 रिपीट हो रहे थे 3 टाइम, तो मैंने लिख दिया CH2 3 और CH3 करके भी हम इसको लिख सकते हैं। कब मॉलिक्यूल को जोड़ के लिखा जाता है तो ये उसका क्या होता है, कॉन्डेंस फार्मूला होता है, ठीक है। अब कॉन्डेंस फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला में क्या फ़र्क होता है। स्ट्रक्चरल में ना, जैसे कार्बन के अंदर ये CH3 को मैं लिखती हूँ तो मैं लिखूँगी हाइड्रोजन 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 और OH, तो ये अब मैंने खोल के लिख दिया, ठीक है। जैसे अगर मैं इसको लिखूँगी कार्बन, कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। अब मैं ये सब को खोल के लिखूँ, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो जब मैं सबको खोल के लिख दी तो ये बिल्कुल खोल के ओपनली ब्रांचेस भी शो करूँ, स्ट्रक्चर्स भी शो करूँ, तो उसको हम कहते हैं, जैसे अगर कोई फार्मूला मैं उसको बिल्कुल ऐसे करके लिखती हूँ CH3, ठीक है, चेन बनाती ना, जैसे आपने कभी फार्मूला बिल्कुल खोल के लिखा हुआ देखा हो तो। 1 2 3 और यहाँ पे 4,
अब ये बिल्कुल मैंने इसको खोल के दे दिया, इसमें मैंने कहाँ पे ब्रांच है ब्रांच भी बता दिया, कहाँ पे हाइड्रोजन है हाइड्रोजन भी बता दिया। इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला में भी फुल स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है, ये होता है फुल स्ट्रक्चर को शो करना, फुल स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये क्या है? फुल स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये है कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। एक को हम कहते हैं स्केलेटन स्ट्रक्चरल फार्मूला। क्या कहते हैं? स्केलेटन स्ट्रक्चरल फार्मूला। जो बड़ी क्लासेस होती हैं, जब हम आगे जाते हैं तो हम स्केलेटल फार्मूलाज को यूज़ करते हैं। इसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत आसान कर दिया। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम कार्बन लिखें, साथ 3-3 हाइड्रोजन बनाए, तो वो सिंपली हम ये इस तरह लिखते होते हैं, इस तरह, इस तरह, ठीक है। तो ये क्या मतलब होता है कि हमने किसी भी, अब जो ये एक पॉइंट होता है, इसका मतलब होता है एक कार्बन, दूसरे पॉइंट का मतलब होता है दूसरा कार्बन, तीसरे पॉइंट का मतलब होता है तीसरा कार्बन, चौथे पॉइंट का मतलब होता है चौथा कार्बन। तो अब इसको, जब हमारे पास ये ऐसे बनी हुई होती है तो हम पॉइंट करते हैं 1 2 3 4, मीन्स ये क्या है? ब्यूटेन है। अगर ये ऐसे लिखा होता तो मैं समझ आती 1 2 3 4 और ये डबल बॉन्ड है तो ये क्या है? ब्यूटीन है। समझ आ गई? अब ये देखो 1 2 3 4 5 और 5, तो मीन्स ये क्या है? पेंटानल है या पेंटानल है, ठीक है, अल्कोहल है, पेंटानोल भी हम कह सकते हैं। 5 कार्बन वाली, 1 2 3 4। अब ये जो बेसिकली ये आर हम कर देते हैं ना, बेसिकली आगे ये आगे पढ़ोगे कि ये आर और साथ ओ एच हम सिंपली लिखते होते हैं। ये आर, ये सिंपली आर को रिप्रेजेंट करता होता है कि कितने एटम्स इसके अंदर पाए जा रहे हैं। इसको हम स्केलेटनल फार्मूला कहते होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है स्टीरियो केमिकल फार्मूला, या हम इसको कहते हैं 3D फार्मूला, ठीक है। इसको हम 3D फार्मूला भी कहते हैं। इसको हम स्टीरियो केमिकल फार्मूला कहते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री एक पूरी केमिस्ट्री है जो एंगल, ये आउट ऑफ सिमेट्री, प्लेनर हैं, मिरर इमेजेस हैं, क्या है, ये सब वो चीज़ों को लेके चलती है। ये प्लेन और आउट ऑफ प्लेन की बात करती है। हमें पता है कि हर चीज़ 3D में है या 2D में है, 2 डायमेंशन, पेपर में तो 2 डायमेंशन में हम इसको ड्रॉ करेंगे, बट सामने जब हमें ये नज़र आ रहा होता है तो ये हमें 3 डायमेंशन में नज़र आता है जब हम इसको मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट की मदद से देखते हैं। तो अब देखो, हम जब ये कार्बन बनाते हैं तब मेरे पास पेन थोड़े हैं। एक एक्स एक्सेस में जो ऊपर की तरफ हम, अब मैंने यहाँ पे ये बना हुआ है, एक इसके ऐसे 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 और ऐसे शो किया है। अब देखो, एक जो कार्बन हाइड्रोजन है वो इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है बेसिकली, ठीक है, और एक हाइड्रोजन पेपर के ऊपर होगा और एक हाइड्रोजन पेपर, अगर मैं इस प्लेन पेपर को एक प्लेन समझती हूँ तो ये 2 हाइड्रोजन मैंने लगाए प्लेन के ऊपर आ गए, प्लेन के अंदर आ गए। ये इस प्लेन है, मैंने इसको एज अ प्लेन कंसीडर किया है इसको, कि ये मेरा एक प्लेन है। इस प्लेन में जो 2 आएंगे हाइड्रोजन, वो इस प्लेन के बिल्कुल बराबर आ गया। अब एक हाइड्रोजन ऊपर लिखा हुआ होता है, जो मेरी तरफ बाहर की तरफ ऊपर की तरफ हाइड्रोजन होता है, उसको हम कहते हैं आउट ऑफ प्लेन, ठीक है। तो आउट ऑफ प्लेन को जब भी हमने शो करना होता है तो हम ये आउट ऑफ प्लेन को हम मोटे ब्लॉक के साथ शो करते हैं। एक जो पीछे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, ये मैं यूँ बनाती हूँ ऐसे, और एक ये मेरी तरफ आ रहा है और एक मेरी उंगली पीछे की तरफ जा रही है। तो जो पीछे की तरफ जा रहा होता है इनसाइड द प्लेन, प्लेन के अंदर से घुस के जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं, इसको हम ब्लर लाइन कहते होते हैं, ठीक है। तो इसको ये कहते होते हैं ब्लर लाइन। जहाँ पर आपको कुछ शो करें, जैसे स्ट्रक्चर फार्मूला, ये देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला था प्रोपेन का C3H8 मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसी को खोल के कंडेंस फार्मूला लिखा है, लेकिन कंडेंस फॉर्म में लिखा है। तो CH3CH2CH3 है। इसका डिस्प्ले फार्मूला या फुल स्ट्रक्चर फार्मूला को डिस्प्ले दिखाने के लिए जो, तो डिस्प्ले फार्मूला भी कहते हैं, और ये स्केलेटन फार्मूला। फिर प्रोपीन का बताया हुआ है, कंडेंस फार्मूला, डिस्प्ले फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला। फिर हमारे पास क्या है, प्रोपेन 2 यानी सेकंड पोजीशन पे अल्कोहल लगी हुई है, तो उसका भी 1 2 दूसरे कार्बन पे अल्कोहल, 1 2 दूसरे कार्बन पे अल्कोहल दिखाई हुई है, ठीक है जी। ये आपको कुछ उन्होंने दिखा दिए। जैसे यहाँ पर अगर हम आते हैं तो कहता है जी, ड्रा द कंडेंस डिस्प्ले एंड स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। एक उसने कहा जी ईथीन का ड्रा करो। ईथीन है, डबल बॉन्ड वाली होगी, तो ये क्या होगी? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन गलत कर दिया मैंने। ईथीन है, 2 कार्बन वाली डबल बॉन्ड वाली है, एक हाइड्रोजन इधर, 1 2 3 और 4 कंडेंस में लिखना है, ये स्ट्रक्चरल में नहीं, सब लिखने हैं, स्ट्रक्चरल भी लिखना है। अब ये अगर मैं ये ऐसे लिखती हूँ तो ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ठीक है। कंडेंस भी लिखो, डिस्प्ले भी लिखो, स्केलेटन भी लिखो। तो ये फिर CH2
डबल बॉन्ड CH2। ये कंडेंस है, ये स्ट्रक्चरल है। डिस्प्ले एंड स्केल्टन, स्केल्टन कैसे लिखोगे इसका, ये ऐसे और ऐसे दो लाइनें ड्रॉ कर दोगे। ये स्केल्टन है, थोड़ी बड़ी थोड़ी छोटी स्केल्टन फार्मूला, ठीक है जी। आगे है एथेनॉल का, लिखो एथेनॉल CH3, मैं कंडेंस लिख रही हूँ, ठीक है। CH2OH, एथेनॉल को स्ट्रक्चर में खोल के लिख दो, ठीक है। और स्केल्टन में कैसे लिखोगे, ये इसका स्केल्टन फार्मूला होगा, ठीक है जी। उसके बाद है, नहीं ये एथेनॉल है, एथेनॉल की सिंपली लाइन ही लगानी पड़ेगी और ये OH हो जाएगा, क्योंकि ये इथीन 2 कार्बन वाली है, एक ये पॉइंट पे और दूसरे कार्बन के साथ, तो इसको ऐसे करके हम लिखते होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ना, अगर आप प्रोपेन 3 कार्बन वाली, 1 2 3 कार्बन वाली, अब यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर 2 कार्बन वाली है शो करना है, तो हम उसमें थोड़ा सा ऐसे टिल्ट डालते होते हैं और फिर फंक्शनल ग्रुप को लिखते होते हैं। फिर ब्यूटानोन लिखनी है, ठीक है। ब्यूटानोन का क्या फार्मूला होगा, 1 2 3 और ये 4, कीटोन है ना, ऐसे भी लिख सकते हो। एक, ये भी ब्यूटानोन है, 1 2 3 4 कीटोन है ब्यूटो, ये इसको छोड़ दो क्योंकि फिर इस कार्बन को तो लिखना पड़ता है। ये ब्यूटानोन का फार्मूला है, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3, 1 2 3 4 4 कार्बन वाली ब्यूटानोन। एथानल का फार्मूला CH3C डबल बॉन्ड H, एथानल। अब ड्रा द टू डी स्ट्रक्चर बनाना है इसका। अभी क्या है, 2 मिथाइल पेंटेन। सबसे पहले तो मैं बना लूँगी पेंटेन, 5 1 2 3 4 1 2 3 4 और ये 5, पाँचवीं आ गई, 1 2 3 4 5। अब है क्या, 2 मिथाइल सेकंड पोजीशन पर, यहाँ पर मैं लगा दूँगी मिथाइल, ये 2 मिथाइल पेंटेन का फार्मूला है। आगे है 2 4 डाई मिथाइल पेंटेन ही है। पहले पेंटेन बना लो, 1 2 3 4 5 पेंटेन बना ली। अब वो क्या कहते हैं, 2 यानी एक सेकंड पोजीशन पे और एक क्या है 4 पोजीशन पे, 1 2 3 और ये 4 क्या है, डाई मिथाइल है, CH3 और CH3, ये इसका शक्ल है। आगे क्या है, 3 ट्राई मिथाइल ओक्टेन, ओक्टेन है, 8 कोनों वाली आपने बनानी है, ठीक है। और फिर क्या है, 3 ट्राई मिथाइल, तो आप क्या करोगे, ये ऐसे बनाते जाओगे और जहाँ पे 3 आएगा ना, तो यहाँ पे ऐसे ला के 3 पे 2 है ना, ठीक है। तो इसको ऐसे ही कर दोगे, 3 पे 2, यानी ये जा रहा होगा यहाँ पे 1 और ये 2, ये CH3 और ये CH3 2 हैं, ठीक है। फिर 5 पे भी है एक, 1 2 3 4 और यहाँ पे भी एक लिखोगे, तो ये आपके पास आ जाएगा ट्राई मिथाइल पेंटेन। इस तरीके से ये आपको नेम गिवन होंगे, यहाँ पे ये आपको नेम गिवन होंगे, आपने इनके 3D स्ट्रक्चर भी बनाने और दूसरे भी बनाने हैं। अब इसमें अगर कोई रीड आउट करते हैं, बात आएगी तो आगे जाते हैं। कौन से पढ़े थे हमने, ये पढ़ा था, अ कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला टेल अस अबाउट द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल के, हाइड्रोजन किस कहाँ पे है और कार्बन कहाँ पे है और बॉन्ड कौन सा है। ईच कार्बन एटम इन द फार्मूला शो इंडिविजुअली, हर एटम को इंडिविजुअली शो किया जाता है, यानी 4 हाइड्रोजन है तो चारों को बताया जा रहा है, एक कार्बन है तो एक को बताया जा रहा है, ठीक है जी। द फार्मूला द ब्रांचेज ऑफ फंक्शनल फार्मूला एंड द रिपीटिंग मिथाइल ग्रुप इन द मिडल ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर शोन इन द ब्रैकेट। जो रिपीट हो रहे हैं या जो ब्रांच है, जो रिपीट हो रहे हैं या जो ब्रांच है, उसको हम ब्रैकेट के साथ शो करते हैं। चीज़ मैंने आपको बता दी है। तो कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ एसिडिक एसिड इज शोन दैट 3 हाइड्रोजन एटम आर बॉन्डेड टू द फर्स्ट कार्बन एटम, रिमेनिंग वन इज अटैच्ड टू 2 ऑफ द ऑक्सीजन एटम। इट आल्सो इंडिकेट द कार्बोक्सिल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप। वो फंक्शनल ग्रुप को देख के, मतलब इसको देख के आपको फंक्शनल ग्रुप भी पता चल जाता है। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं थी। ये प्लेनर मॉलिक्यूल के बारे में बताता है कि प्लेन में है कि नहीं है। फुल डिस्प्ले में क्या होता है, फुल डिस्प्ले में थ्रू 2D डिस्प्ले जो पेपर के ऊपर आता है वो हमें बताया जाता है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिखाया जाता है। स्केलेटन फार्मूला, सम ऑर्गेनिक आर वेरी लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सो इट इज डिफिकल्ट टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर। स्केलेटन फार्मूला ने वो काम आसान कर दिया। स्केलेटन फार्मूला ओनली लाइन्स को ड्रॉ करता है, वर्टेक्स
बताई जाती है। एंड वन, ये इसको ये जो एक बताते हैं ना, ये लाइन को वर्टेक्स कहते हैं। ये लाइन, द लाइन अज्यूम टू बी रिप्रेजेंट कार्बन एटम अनलेस अनदर एटम लाइक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम। हाँ, एक ये जो लाइन है ना, ये जो डॉट्स है, ये तो कार्बन एटम को ही बताती है। अगर कोई और बीच में ऑक्सीजन हाइड्रोजन आ जाए तो हम उसको साइड पे निकाल के दिखाते हैं। ईच कार्बन एटम अज्यूम टू बी द हेलोजन। एक जो पॉइंट होता है इसको हम CH3 कार्बन एटम या एक मिथाइल ग्रुप कंसिडर करते हैं। कोई बात खास नहीं बताई मैंने। थोड़ी ये कंप्लीट प्योर पिक्चर बताती है, अरेंजमेंट ऑफ एटम बताती है, 3 डायमेंशन में बताती है, ठीक है। और ये जो जी प्लेन और ये सब चीज़ें एक्स मतलब कि कौन सी एक्स एक्स एक्सिस पे, कौन सी वाई एक्सिस पे, कौन सी जेड एक्सिस पे, तो ये हमें सारी की पूरी 3D स्ट्रक्चर को बताती है। अब हम पेपर पे 3D स्ट्रक्चर तो नहीं लिख सकते, लिखते वक्त हम इसको 2D की तरह ही डिस्प्ले करते हैं, बट जो स्टीरियो केमिकल फार्मूला होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, वो हमें उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बताता है। अब आगे आते हैं जी मेन चीज़ पे, फंक्शनल ग्रुप के। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकते हैं, ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं, जो किसी भी मॉलिक्यूल की केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करते हैं। जो ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा मेंबर, जो कौन सा एलिमेंट है, वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करेगा। बेसिकली हम इनको कहते हैं, ये सर नेम्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि ये जो हैं ये क्या होंगे। ये अल्कोहल्स होंगी, जैसे फैमिलीज़ करें, अल्कोहल फैमिली होगी, ब्यूटानॉल फैमिली होगी, ओके। तो ये फैमिली कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, कि ये जैसे हमारे यहाँ होती है कि चौधरी फैमिली है या मलक फैमिली है, वो कैसे डिसाइड होता है, ठीक है। तो ये इनकी फैमिली डिसाइड होती है इस बेस पे। जो एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैं या ग्रुप ऑफ एटम, उसके साथ कौन सा अटैच है, डबल बॉन्ड अटैच है, ट्रिपल बॉन्ड अटैच है, ये सब चीज़ें उसको क्या देती हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देती हैं, और उसको या केमिकल करेक्टरिस्टिक्स देती हैं, ये फंक्शनल ग्रुप देता है, ठीक है। देखिए, एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम विच आर अटैच टू कार्बन चेन और अ रिंग एंड डिटरमाइन द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, वो फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। हर फंक्शनल ग्रुप जो है वो टू पॉइंट्स में डिवाइड हुआ हुआ होता है। एक को हम कहते हैं रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप और दूसरा अनरिएक्टिव कार्बन नेटवर्क होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख रही थी CH3 CH2 OH। अब OH क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। ये ग्रुप ऑफ एटम है जो एक फंक्शनल ग्रुप की तरह डिसाइड हो रहे हैं। ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ये क्या है जी, ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, जिस पे डिसाइड करता है कि ये क्या चीज़ होगी। और ये क्या है, ये रेस्ट चेन ऑफ कार्बन है, या हम इसको कहते हैं अल्काइल रेडिकल। अब अल्काइल रेडिकल क्या होता है, जो ये कोई भी हाइड्रोकार्बन होता है, कोई भी हाइड्रोकार्बन होता है, लेकिन अब जैसे कि अब ये मीथेन था, CH4 होता है, इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो, CH3 कर दो, तो हर वो अल्काइल रेडिकल कोई भी कार्बन चेन होती है, लेकिन उसके अंदर से एक टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव हुआ होता है, और इसको हम अल्काइल रेडिकल कहते हैं। इसको हम R के साथ रिप्रेजेंट करते होते हैं, इसलिए हम लिखते होते हैं ROH। R का मतलब होता है पीछे कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, इथेन भी हो सकती है, CH3 CH3 होता है ना, तो यहाँ पे अगर हो जाए CH3 CH2, तो ये भी एक R ग्रुप है, R से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो R कुछ भी हो सकता है, पीछे कोई भी कार्बन चेन होती है जिसको R कहते हैं, और आगे OH फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होता है। फंक्शनल ग्रुप ही डिसाइड करता है कि कौन सा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कौन सी फैमिली में जाएगा और उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी। हमारे पास बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है, हम उन फंक्शनल ग्रुप को भी देखेंगे। उससे पहले आती है फंक्शनल ग्रुप बताए हुए हैं यहाँ पे देखो, ये पूरे फंक्शनल ग्रुप बताए हुए हैं। मैं फंक्शनल ग्रुप पहले आपको बता देती हूँ, फिर हम लोग सीरीज डिस्कस करते हैं। फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले मैं आती हूँ, आसान से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती हैं अल्केन्स, एन्स, एक 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 कार्बन एक बॉन्ड वाली। फिर हमारे पास आती हैं, ये इसीलिए हम अल्केन्स को एक अलग फैमिली कहते हैं। फिर हमारे पास एक आती हैं जी अल्कीन्स, ईन्स, इवन नंबर में बॉन्ड वाली, डबल बॉन्ड वाली। फिर हमारे पास आती हैं जी अल्काइन्स, वाइन्स वाली, ठीक है, वाई वाली। ये तीन बॉन्ड होते हैं इनके पास, और ये थ्री, ये इनका फंक्शनल ग्रुप की इस वजह से ये अल्काइन फैमिली बन जाता है जो 3 फंक्शनल ग्रुप लेके चलती है, ठीक है। ये इनके फंक्शनल ग्रुप मैंने बता दिए कि इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ठीक है। और इनके मैं आपको साथ साथ जनरल फार्मूला भी बताती जाती हूँ। इसका जनरल फार्मूला होता है
इसका पहले बताती हूँ ना, CnH2n+2, इसका होता है CnH2n, इसका होता है CnH2n-2। ये इनके जनरल फार्मूलाज होते हैं जिनकी मदद से आप इन्हें आगे आगे निकालते जाओगे। जनरल फार्मूला हम लोग सीरीज से आपको समझ आएगा। मीन्स एक मेंबर से ये फार्मूला होता है, क्योंकि यहाँ पे तो आपका जो आर होती है ना, ये आर है, ये तो कहाँ तक जाती है, ये तो 22, 23, 24, 25, 26 कार्बन तक चली जाती है। तो ये हम इसको फिर ये फार्मूले की मदद से निकाल लेते होते हैं कि कितने कार्बन होंगे अंदर, कितने हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। इसलिए ये जनरल फार्मूला है। ये डबल बॉन्ड है, ये इसका डबल बॉन्ड वाले का जनरल फार्मूला, जिसको हम एल्कीन्स कहते हैं। ये अल्काइंस हैं, जो ट्रिपल बॉन्ड वाला है, ये इनका जनरल फार्मूला क्यों होते हैं, ताकि हम आर बड़ी चेन्स के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम होंगे, कार्बन कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, ये फाइंड आउट करने के लिए लगाते हैं। ये होगी। उसके बाद हमारे पास देखो, साथ साथ चलते हैं। उसके बाद हमारे पास आती हैं जी हेलो अल्केन्स, ठीक है। हेलोजेंस भी हमें कहते हैं। हेलोजेन से हेलो अल्केन्स या अल्काइल हैलाइड्स भी हम इन्हें कहते हैं, ठीक है। अब इनके दो नाम हैं, हेलोजन अल्केन्स, लेकिन इनको जिस नाम से याद किया जाता है, देखा जाता है, उसको हम कहते हैं अल्काइल, यहाँ से याद करना, हलाइड्स, ठीक है। इनका जो रिप्रेजेंटेशन है, इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मैं साथ साथ रिप्रेजेंटेशन भी बताती हूँ आपको। ये तो आर चेन्स होती हैं, सिंपली इनको ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको कैसे करते हैं जी, RCl, ये सिंपली लिखा जाता है RX। एक्स का क्या मतलब होता है, एक्स का मतलब होता है कोई भी हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, फ्लोरीन, कोई भी हैलोजन। एक्स का मतलब कोई भी हैलोजन होता है, और आर का मतलब है अल्काइल रेडिकल। तो ये इनकी रिप्रेजेंटेशन होती है, यही इनका जनरल फार्मूला होता है। मतलब कि फंक्शनल ग्रुप इनमें एक्स है, इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, एक्स। एक्स का मतलब है कोई भी FCl, Br, I कोई भी लग सकता है, फंक्शनल ग्रुप एक्स है। और जनरली हम इसको लिखते हैं RCl, और इसका जो जनरल फार्मूला है कि नंबर ऑफ चेन एटम को फाइंड करने का, वो CnH2n+1, और यहाँ पे x लिखा होता है 1x, का मतलब होता है कि 2n में आपने 1x को प्लस कर देना। जैसे 1Cl, जो भी चेन होगी उसमें एक x को प्लस करते जाना, 1Cl, 1I, 1Br, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं अल्कोहल्स, ठीक है। क्या आती हैं, अल्कोहल। ये सेम इसी तरीके से होती है। आर होती है, साथ OH लग जाता होता है। OH कोई भी मतलब कि होता है कि वाटर, इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप कहते हैं इसको, ठीक है। साथ कोई भी ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2n+1OH। OH1 का मतलब है कि आपने OH को एक OH को प्लस करना है, ठीक है। ये आगे हम जाएंगे जैसे जैसे आपको फिर ये समझ आती जाएंगी, पूरी चैप्टर जाएंगे कि अभी आप मेन फंक्शनल ग्रुप पे फोकस करोगे। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप ROH है, हेलोजन का RX है, इसका सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ तक होगी। अब हम बात करते हैं एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड क्या होता है, इसी तरीके से आर होता है, एक कार्बन होती है, ये C+O और साथ H होता है, ठीक है। अब ये इसको कार्बोनाइल ग्रुप वालों को हम लेते हैं, ये C+O वालों को लेते हैं। अब हमारे पास C+O आता जाएगा, साथ कभी X, कभी क्या। अगर साथ H लगा हुआ है, मैंने एग्जांपल देती हूँ, जैसे हमारे पास लिखो CH3C+OH, ठीक है, ये लिखा हुआ, तो ये एल्डिहाइड होगा, ठीक है। क्या होगा, एल्डिहाइड। अगर आपको एक और कंपाउंड भी बता देती हूँ, HC+O, H लगा हो, तो ये भी क्या है, ये एल्डिहाइड है, ये फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। मतलब आपने देखना इस तरह, इसको देखना होगा, पीछे चेन को नहीं, इसको कि C+O है, टर्मिनल कार्बन के साथ क्या लगे हुए, H लगा है, तो ये एल्डिहाइड है, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। ये C+OH, जिसको हम लिखते ऐसे हैं, जब लिखा हुआ होता है तो ऐसे लिखा होता है, CH3COH। अगर आप COH को देखते हो तो आपको पता चल जाता है कि ये क्या है, एल्डिहाइड है, ठीक है। इसी तरीके से फिर आती है हमारे पास कीटोन। कीटोन, अभी कीटोन से पहले मेरा दिल था कि मैं आपको करा दूँ कार्बोक्सिलिक एसिड। कीटोन को पेंडिंग में रखते हैं। एल्डिहाइड याद है ना, एल्डिहाइड का मैं यहाँ पे लिख देती हूँ C+OH। अभी मैंने एल्डिहाइड बताया था। अब मैं साथ लिखती हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका भी होगा RC+O, लेकिन H के बजाय मैं यहाँ पे लिखूँगी OH, एक O और डाल दूँगी।
इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। फार्मूला, जनरल फार्मूला वही होता जाएगा, ठीक है, CnH2n+1 C डबल बॉन्ड OH। जब अल्कोहल ये है ना, एल्डिहाइड, अल्काइल हैलाइड्स और अल्कोहल्स, कीटोन, इनमें सब का जो है ना फार्मूला वही होता जाएगा। CnH2n+1 में आपने C डबल बॉन्ड OH, CnH2n+1 OH, CnH2n+1 X, CnH2n+3 डबल बॉन्ड OH, इस तरह होता जाएगा, ठीक है। आपने क्या याद करना है, ये फंक्शनल ग्रुप, ये जी इसका फंक्शनल ग्रुप है, ये पूरे जनरल फार्मूला हो जाएगा, मतलब जनरली हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये है जी बच्चों इसका फंक्शनल ग्रुप। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है, CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो मतलब आप जहाँ पे C डबल बॉन्ड OH देखो तो आपको पता चल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसको मैंने एल्डिहाइड के साथ क्यों लिखा है, क्योंकि याद करना आसान है। C डबल बॉन्ड O है, बस एल्डिहाइड में एक O है और इसके अंदर 2 O हैं। यहाँ पर अगर मैं इसको लिखती हूँ तो मैंने इसको CH3COH लिख रही थी ना, तो यहाँ पे से एक OH है, यहाँ पे डबल OH है, एल्डिहाइड है, ठीक है, इस तरह होता है। अब मैं लिखने लगी हूँ कीटोन। अब देखो कीटोन में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे भी CH3 है और यहाँ पे भी CH3 है, मीन्स के RC डबल बॉन्ड R कोई भी हो सकता है, ये चेन्स लंबी भी हो सकती है, एक साइड पे चेन लंबी एक साइड पे छोटी भी हो सकती है, इसलिए R के साथ एक को R और एक को R प्राइम कर देते होते हैं, इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यानी RC डबल बॉन्ड O, इसमें क्या होता है, इस अगर आपको ऐसे नज़र आ जाए तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या लिखा हुआ है, ये कीटोन लिखा हुआ है। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये है C डबल बॉन्ड R, इसको हम कीटोन कहते हैं, इसका फंक्शनल ग्रुप ये है। कीटोन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। कीटोन के साथ ही अब मैं साथ मैच करूँगी ईथर को, कहाँ चला गया उसका ईस्टर को। अब ये मैं आपको इसलिए ऐसे बता रही हूँ कि फिर याद करना आसान होता है, बुक में तो ये दूर दूर लिखे हुए हैं। अब एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड का सेम है, अब कीटोन और ईस्टर का सेम है। अब कैसे, इसका ये था ना RC डबल बॉन्ड OR, तो ये हो जाएगा OR डबल OR, ठीक है ना। अगर आपको कहीं लिखा होता है RC डबल बॉन्ड OR, तो ये देख के आपको पता चल जाएगा ईस्टर की बात हो रही है, ठीक है। किसकी बात हो रही है, ईस्टर की। अगर CH3 डबल बॉन्ड OCH3 लगा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे बात ईस्टर की हो रही है। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये है। अगर फंक्शनल ग्रुप लिखा होगा तो C डबल बॉन्ड OR, ऐसे जहाँ पे लिखा होगा तो आपको पता चल जाएगा ये ईस्टर की बात हो रही है, ठीक है। एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक हो गया, ईस्टर हो गया। अब एक और होता है, इसका हम कहते हैं ईथर्स। इसका नाम ईस्टर के साथ सेम है, इसलिए अब ईथर्स का क्या होता है कि R, एक ऑक्सीजन और फिर R, ठीक है। इसमें क्या आता है, C डबल बॉन्ड OR, अब सिर्फ C डबल बॉन्ड O को हटा के OR कर दो तो ये होती हैं हमारे पास ईथर्स होती हैं, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन हो गए, अल्काइल हैलाइड भी हो गए, नाइट्राइड्स होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आते हैं जी अमाइंस, AMINES, अमाइंस, अमोनिया होगा इनमें, ठीक है। तो ये होता है RNH2, सिंपली अमोनिया की बात आ गई। फिर हमारे पास नाइट्राइल्स आती हैं, C नाइट्राइड ग्रुप लगा होगा तो ये नाइट्राइल्स हो जाएंगी, ठीक है। इनमें इतनी इंपॉर्टेंट वाली जो मैंने वो बता दी हैं आपको, देखो कौन कौन सी है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी वाली सारी मैंने आपको बता दी है। अब बुक से मैं क्यों नहीं करवा रही थी आपको, क्योंकि बुक में ना ये थोड़ी दूर दूर लिखी हुई है। जैसे एल्केन्स ये लिखा हुआ है, एल्कीन्स, अल्काइंस, फिर अल्केन्स, अल्कोहल, ईथर ये लिखा हुआ है, अमाइंस लिखा हुआ है, एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड को मैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मैच करती, बीच में इन्होंने कीटोन लिख दिया, लेकिन मैं इनको सेम बताती हूँ इसलिए एक साथ सेम बनाया। अब कीटोन्स और ईस्टर्स को सेम थे तो इनको साथ रख दिया। अभी अमाइड्स और अमोनिया सेम होता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे सिर्फ NH2 है अमाइन में, RC, यहाँ पे R में C डबल बॉन्ड O भी लग गया, तो ये अमाइंस और अमाइड आपस में सेम है, तो जो सेम होते हैं उनको साथ रख के याद किया जाता है। ये एक फैमिली और एक ग्रुप को बताता है। अब मैं आपको बताती हूँ होमोलोगस सीरीज क्या होती है, ठीक है। ये पहले फंक्शनल ग्रुप समझाने के बाद की समझा रही हूँ। होमोलोगस सीरीज का मतलब होता है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास सेम फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, जैसे कीटोन्स हो गए, ईस्टर, फंक्शनल ग्रुप सेम है, बस पीछे से ये आगे पीछे R डिफरेंट हो, वो एक होमोलोगस सीरीज बन जाती होती है। जैसे कि अब देखो ROH एक फंक्शनल ग्रुप था, अब अगर मैं लिख दूँ CH3OH, या मैं लिख दूँ CH3CH2OH, या मैं लिख दूँ बेंजीन या साइक्लोहेक्सेन OX, या मैं लिख दूँ
OH। तो अब क्या है, ये तो मेंबर चेंज हो गया। अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH है। तो ये सब देखो एक ही है, इनके अंदर चेंज क्या आ रहा है, R में चेंज आ रहा है। यहाँ पे मीथेन है या इथेन है या हेक्सेन है या साइक्लोहेक्सेन है या बेंजीन है, R में चेंज आ रहा है। तो ये सब हैं तो एक ही फैमिली में, तो ये एक सीरीज़ बन गई जिसको हम होमोलोगस सीरीज़ कहते होते हैं। ठीक है। अब कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड है वेरी लार्ज नंबर, ऑर्गेनिक कंपाउंड का बहुत ज़्यादा नंबर है, सो वी कैन नॉट स्टडी दैम इंडिविजुअली। अब हम इसको अलग इसको अलग इसको अलग इसको अलग तो नहीं पढ़ सकते। अब हमने OH को देख लिया, 7 R हमने पता चल गया एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनकी प्रॉपर्टी सेम होंगी। ठीक है। वी कैन नीड टू क्लासीफाई दैम इनटू डिफरेंट होमोलोगस सीरीज विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज, जिनकी सेम प्रॉपर्टीज हैं उनको। द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट लेंथ ऑफ कार्बन चेन्स आर कॉल्ड एज होमोलोगस सीरीज, और इनकी कुछ सेम प्रॉपर्टीज भी होती हैं। जैसे हमने कहा एल्केन्स एक होमोलोगस सीरीज है, अल्कोहल एक होमोलोगस सीरीज है, एल्डिहाइड्स एक होमोलोगस सीरीज बनाता है अलग। अब हर होमोलोगस सीरीज में हर आने वाला सक्सेसिव मेंबर, जैसे पहले था मीथेन, इसमें CH3 था, जब मैंने इथेन किया CH2 हो गया। हर आने वाला सक्सेसिव मेंबर जो स्टेप बाय स्टेप नीचे आते हैं, तो किस चीज़ का फ़र्क आ रहा है जी, CH2, हर आने वाले में CH2 एडअप होता जाता है। यहाँ पे वो आपको ये बता रहा है। हर होमोलोगस सीरीज़ का एक अपना फंक्शनल ग्रुप है, जैसे अल्कोहल्स का OH है, इनका O है, इनका C डबल बॉन्ड O R है, C डबल बॉन्ड O R है। हर किसी का अपना अलग फंक्शनल ग्रुप है और हर का सक्सेसिव मेंबर के अंदर CH2 ऐड होता जाता है। होमोलोगस सीरीज़ के अपने जनरल फार्मूलाज होते हैं, जैसे अल्कोहल, जैसे कि एल्केन्स का CnH2n+2 है, इसका CnH2n, अल्कोहल का CnH2n+1 है। सबके अपने वो होते हैं। ऑल मेंबर ऑफ द सीरीज हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हर सक्सेसिव वाले मेंबर के साथ चेंज होती जाती हैं। होमोलोगस सीरीज हैव द ग्रेजुअल चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज विद द चेंज ऑफ कार्बन का एटम के चेंज होने से। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन सेम है, मेथड ऑफ रिएक्टिविटी भी सेम है। केमिकल प्रॉपर्टीज सब सेम होती हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज याद कर लो। एक है हर आने वाला मेंबर CH2 के साथ डिफर होता जाता है। जब CH2 डिफरेंट होता जाता है, मालिक्यूल का साइज डिफरेंट होता जाता है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाता है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती जाती हैं। जैसे इथेन की ओर होगी, प्रोपेन की ओर, साइक्लोहेक्सेन तक आते आते और हो जाएंगी। मीन्स जैसे जैसे CH2 बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ता जाएगा, तो फिजिकल प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब चेंज होते जाएंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज इन सब की सेम होती है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन सेम होता है, रिएक्टिविटी सेम होती है। क्यों? इनके पास सेम फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है। यही बात है कि हर एक सीरीज होती है वो, जैसे अल्केन्स हम आप भी आगे जाके पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, कोई हम लोगों से अल्केन को, अल्काइल हैलाइड को, ये अगले चैप्टर में आपको, अगले चैप्टर कहाँ है ये, इसमें अब देखो ओपन चेन अनसैचुरेटेड एल्कीन्स, हाँ ये देखो एल्केन्स है पूरा, आपके अलग से अल्काइंस की प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन, ये पूरी एक सीरीज़ के अंदर जितने मेंबर्स हैं वो कैसे बनते हैं, इस तरह अलग सीरीज़ होती है और उनको हम एज ए सीरीज़ लेते हैं। जैसे अल्कोहल्स की अलग सीरीज़ है, कीटोन्स की अलग है, ये एक फंक्शनल ग्रुप, ये एक फैमिली है और इस फैमिली के अंदर जो मेंबर्स हैं वो होमोलोगस सीरीज़ के मेंबर्स हैं। ठीक है।